नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जो बात करेंगे भाई पाकिस्तानी क्राउन ज्वेल्स की। अब एक ही है क्राउन ज्वेल पाकिस्तान के पास, तो उसका नाम है एटमी असासे। उस पे ही रोते रहते हैं सारा टाइम। सो होगा क्या? मेरी एक थ्योरी है जो मैंने आपके सामने करीब 1-1.5 साल पहले रखी थी कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्स आर ट्रांसफरेबल बेसिस। ठीक है। और जब ऐसा टाइम आएगा तो उसके लिए पूरा प्लान रेडी है कि भाई उसको उठा के एक किसी और देश के अंदर दे दिया जाएगा। और वो देश का नाम भी बताया था मैंने आपको, जगह भी दिखाई थी मैंने, उसके मैप्स भी दिखाए थे कि वो देश है सऊदी अरेबिया। टू अ पॉइंट पाकिस्तान का एक मिसाइल टेस्टिंग एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को लिटरली कॉपी पेस्ट करके सऊदी अरेबिया में बनाया हुआ है। तो होगा क्या? कब होगा? और ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, इसमें कुछ गेम है एटमी असासों का कि नहीं है? वेलकम टू शो। थैंक यू आदि भाई, और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आई होप द ऑडियो इज फाइन। तो सो लेट मी एक तो शुरू करते हैं एक चीज से कि देखोगे बहुत लोग बोलेगा कि अरे देखो इसराइल का लड़ाई चल रहा है, रशिया का लड़ाई चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, इंडिया क्या कर पाएगा ऐसा लड़ाई में, थोड़ी ऐसा यू विल सी इनवेरिएबली ऐसे लोग भी बोलते रहेंगे। तो एक चीज, बिफोर आई गेट इनटू द न्यूक्लियर पार्ट, एक चीज लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। रशिया का इसराइल का ऑब्जेक्टिव अलग है, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है। इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है गाजा को पूरा एक्चुअली डोमिनेट करो, एक्वायर कर लो। रशिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि ईस्टर्न यूक्रेन को दे हैव टू गो फॉर ग्राउंड इन्वेशन करके कंट्रोल करो, क्योंकि वहां पर रशियन पॉपुलेशन है। डॉनबास रीजन, फिर उसके बाद जपोराजिया, फिर खार्किव, ये सब जगह पे है, खेरसों। इंडिया और यूएस जब किसी जगह पे लड़ाई करता है, उनका डॉक्ट्रिनल अप्रोच, उनका एंड गेम, उनका एंड ऑब्जेक्टिव अलग होता है। हमारा यहाँ पे एंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंट्रोल पाकिस्तान। हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि कल से हम पाकिस्तान को गवर्न करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया का ऑब्जेक्टिव वो है। वो कचरा लेना ही नहीं चाहिए अभी। बट आई थिंक द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो बार बार हो रहा है, दैट हैज टू बी डिफैंक्ड। ये बार बार जो हो रहा है, दैट हैज टू बी कट डाउन। बाकी वो फॉर द टाइम बिंग या जो भी हो, नो वन इज इंटरेस्टेड टू टेरिटोरियली एक्सपैंड करके उस जगह को कल से हम कराची को रूल करेंगे। आई थिंक वो बोलने के लिए होता है, बट राइट नाउ देयर इज नो, मुझे नहीं लगता कि सरकार की ये सोच, बिकॉज दैट्स अ टोटल लाइबिलिटी। So if you look at the escalation matrix आपने भी डिस्कस किया है। तो इनवेरिएबली एस्केलेशन मैट्रिक्स वाला वॉर गेम आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे फैक्टर इन जरूर कर लिया है। और आप एक चीज आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे पिछले 2 दिन से कोई भी मेजर हेड्स ऑफ स्टेट जो है, चाहे वो यूएस का हो, रशिया का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, कोई ऑफिशियली ये नहीं बोल रहा है कि भाई रिस्ट्रेन दिखाओ। कोई इंडिया को नहीं बोल रहा है। यूएन के एडवाइजर जो क्या है अरे उनका, यूएन, वो उसने अरे एक वो तो स्टेटमेंट दिया। नहीं नहीं, आज सुबह और एक फ्लिप हो गया। यूएनएससी ने स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो बोलते हैं भैया गो एंड गेट हिम। बेसिकली दैट्स व्हाट दे सेड कि दीस परपेट्रेटर्स ऑफ दिस थिंग नीड्स टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो यूएन के सो इफ यू लुक, सेक्रेटरी जनरल बोला और यूएनएससी कुछ और बोल रहा है। नहीं, यूएन सेक्रेटरी जनरल को सैलरी मिलता है, उसका कोई उसका औकात, सॉरी टू से, उसका औकात ना, मतलब G20 सेक्रेटेरिएट जब होता है कोई देश में, उसके कुछ लोग जो होते हैं उससे भी नीचे है यूएन सेक्रेटरी जनरल का औकात, मेरे लिए। सॉरी बट दिस इज, आई हैव बीन पार्ट ऑफ G20, आई नो G20 की रेलेवेंस आज यूएन से भी ज्यादा है। सो फ्रैंकली अगर आप देखेंगे वेयर इट इज गोइंग, देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहने के लिए है, देयर इज अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि भाई हमारा फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ये उनका है, मतलब थियोरिटिकली है। फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है कि अगर एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया जाता है, हमारे इकोनॉमिक अगर बर्बाद कोई करना चाहे, हमारे मिलिट्री को कोई बर्बाद करना चाहे, हमारी सोवरेंटी को कोई बर्बाद करना चाहे, भले ही हम करते रहे, भले ही हम करते रहे, लेकिन कोई और अगर हमारे ऊपर करे तो आई विल पुट माई फिंगर ऑन द न्यूक्लियर ट्रिगर। तो इनके अगर आप देखेंगे, ये दो चीजों के ऊपर ही हमेशा इनके डीप स्टेट खेलता आया है। एक है नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स,
जिससे वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी फैक्टर लेके कुछ भी करता रहता है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी अगर बोले कि अगर ऐसे करोगे आई विल देन डू द नीडफुल, फिर बोलता है भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, सोच लो। ये गेम चल रहा है। एम आई राइट? यही गेम चल रहा है ना पिछले 20-30 साल से। नाउ द इशू इज दिस कि कन्वेंशनल अगर एस्केलेशन होता है उसका मैट्रिक्स अलग है, बट द मोमेंट यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर अगर ऑप्शन की बारे में हम बात करें, एक देश के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और ये हम लोग जो बात करें दिस इज टिपिकल ओपन सोर्स, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो कॉन्फिडेंशियल। देखिए पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है, फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है उनके स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, उसके स्टैंड अलोन वेपन सिस्टम क्या है जिसके वो डिलीवर कर सकता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप तो ऐसे फेंकोगे नहीं ना न्यूक्लियर बम को, यू नीड अ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यू नीड अ, मोस्टली इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट कैन बी अ intermediate range ballistic missile, it might be a intercontinental ballistic missile, जनरली क्रूज मिसाइल से कभी न्यूक्लियर वॉरहेड को फेंका नहीं जाता है। द इशू इज दिस कि एक कन्वेंशनल एस्केलेशन होता है उसका मैट्रिक्स अलग है। द मोमेंट पाकिस्तान से कोई आईसीबीएम या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इवन अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को के ऊपर कोई एक्टिविटी शुरू हो जाता है, इट इज वेरी क्लियर दैट इज अ टाइम द रशियंस एंड द अमेरिकन्स आर गोइंग टू स्टेप इन। और ये कोई मेरा एजम्पशन नहीं है, एंड दैट इज वेयर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनके पास, इंडिया के पास भी है, बट अगर आप देखेंगे रशिया के पास जो वोरोनेज, जो उनके लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेडार्स है, जिसका 6000 into 8000 किलोमीटर रेडियस में वो करते हैं, और वो उस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी अमेरिका के पास भी है, दैट इज वेयर दे स्टेप इन। क्यों स्टेप इन करता है? क्योंकि वंस दैट थ्रेशोल्ड इज ब्रीच्ड कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर रहा हूं, द एंटायर डायमेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस फॉरएवर। सो दैट इज वेयर द इशू कम्स इन कि देन इट विल बी, अगर वो एक के बारे में सोचता है, उसको भी पता है अगर वो एक भी मारे, हो सकता है हाइपोथेटिकली दे माइट थिंक ऑफ टारगेटिंग दिल्ली, हाइपोथेटिकली। उसके बाद इट इज वेरी क्लियर, इंडिया कैन लिटरली फ्लड पाकिस्तान विद बैलिस्टिक मिसाइल, एंड दिस इज, ये मैं कोई रेटोरिक नहीं दे रहा हूं, दिस इज टिपिकल। आप किसी भी एनालिस्ट से पूछिए जिसको थोड़ा सा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पता है और बैलिस्टिक मिसाइल वॉर एस्केलेशन के बारे में पता है, मोस्टली इफ यू लुक एट द पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, दीज आर थर्ड जनरेशन, टिपिकली जो चाइनीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी अभी है, इट इज ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट उसकी डिटेक्शन करना इट्स फार मोर इजियर, एंड आई थिंक दैट मैसेज आई थिंक हैज ऑलरेडी बीन सेंट। ये आज की बात नहीं है, देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आज की बात नहीं है, इट इज ऑलवेज बीन टोल्ड टू द पाकिस्तानीज, एंड आई एम श्योर अभी भी वो पैरेलल मैसेजिंग दूसरी जगह से जा रहा है। आप रिटेलिएट करो, आप कर सकते हो रिटेलिएट इफ द इंडियंस डू समथिंग, but don't touch that button, and that is a threshold, do not cross it. Now what happens is this, there is a question mark कि कितना, जो आप जिस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि सऊदी अरब में वो मॉड्यूलर पूरा यहां से शिफ्ट करने वाली चीज, कितना कंट्रोल पाकिस्तान का है ऑन द न्यूक्लियर आर्सेनल दैट पाकिस्तान हैज। ये जो इशू है ना, ये आज का इशू नहीं है। This issue, this concern, America has from 2008 or 9 onwards, और वो कंसर्न और भी बहुत प्रोफाउंड हो गया आफ्टर ओसामा बिन लादेन वाज फाउंड इन अबोटाबाद। और उनका सबसे बड़ा कंसर्न न्यूक्लियर वेपन नहीं था, उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि उस न्यूक्लियर वेपन से डर्टी बॉम्ब बना सकता है कोई, बिकॉज वन यू डर्टी बॉम्ब में क्या होता है, इट्स अ कन्वेंशनल बॉम्ब विद हाई अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो कन्वेंशनल बॉम्ब की तरह वो एक्सप्लोड करेगा, लेकिन उसका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल देन इट विल गेट इनटू द एटमॉस्फेयर, यू नो, इट माइट एंड अप causing cancer to 50,000 5 lakh people.
in a span of 6 months to 1 year. उसको डर्टी बॉम्ब कहा जाता है. So from that time onwards there is lot of concern the Americans have. उसके ऊपर ओबामा ने भी स्टेटमेंट दिया था 2011 में about the concern they have about Pakistani nukes. इसके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहता हूं. ग्राहम एलिसन जो है बेलफोर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, as per them in 2011 there were 3 concerns they had about the Pakistani nuclear weapons. First is a terrorist theft of a nuclear weapon. Second is transfer of a nuclear weapon to countries like Iran, जो पहले पाकिस्तान कर चुका है, जैसे न्यूक्लियर, जैसे नॉर्थ कोरिया को देना जो ओपन सोर्स में जो मिलता है. थर्ड इज अ टेक ओवर ऑफ अ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और एनी फैसिलिटी which is part of the Pakistan nuclear program by any terrorist group. इसमें तो पाकिस्तान के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो स्टेटमेंट ये है कि नहीं हमारे जो एंटायर स्ट्रक्चर है दैट इज डीमैटेड. डीमैटेड मतलब कि अलग अलग डिसइंटीग्रेटेड वे पे रखा जाता है. मैं यहाँ पे आदि भाई एक चीज और कहना चाहता हूँ. जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान से अगर छोड़ा जाता है ना, उस टाइम नो वन कैन फाइंड आउट इफ इट हैज ए न्यूक्लियर वॉरहेड और इट हैज एन कन्वेंशनल वॉरहेड. दैट इज व्हाई बैलिस्टिक मिसाइल इज अ नो गो एरिया. अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल ऑप्शन आप डिक्लेयर करते हो देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट माइट हैव अ न्यूक्लियर वॉरहेड और उसका जो रिटेलिएशन होगा उसको ध्यान में रखते हुए होगा. देन देयर इज नो गोइंग बैक. नाउ इफ यू लुक एट जो व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे ये इन द नेक्स्ट लास्ट से 10 to 15 years पाकिस्तान में देयर हैज बीन एटलीस्ट 6 such attacks by militant organizations in such facilities which were part of the Pakistani nuclear program. At least 6 such attacks. So इसी वजह से ये जो concern है that is there. Now this is not me saying, as per an NBC report, जो US media group है NBC, उनका एक 2011 का रिपोर्ट है. As per that 2011 NBC report, जहां पे they had talked extensively to the Americans, part of the American establishment जो इस चीज के ऊपर डील करता है. As per NBC, the Americans have a snatch and grab policy. At any point of time, जहां पे either America directly or any American interest is threatened by the Pakistani nuclear establishment or what is called the loose nukes. Loose nukes मतलब a rogue general getting hold of a nuclear system. तो उसमें फिर क्या किया जाता है? जनरली अगर आप कोई भी न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बात करेंगे, हालांकि वो आप सामने आके तो इसके ऊपर बात नहीं करता है, बट ओपन सोर्स मीडिया में जो मिलता है, दे गेट होल्ड ऑफ द कंट्रोल, द ट्रिगर्स थ्रू विच यू कैन एक्टिवेट. आपको सारे वेपन सिस्टम एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, वो भी अपने अलग अलग जगह पे रखा होगा, टनल्स में, डीप इनसाइड, ये सब पाकिस्तान ने भी करके रखा है. बट यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ द स्विचिंग मैकेनिज्म जिससे वो एक्टिवेट होता है. फिर 2009 में सेमोर हर्ष एक रिपोर्ट आता है न्यूयॉर्कर मैगजीन में. उसमें भी सिमिलरली ही कम्स आउट विद अ रिपोर्ट जहां पे एज पर दैट रिपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्कर मैगजीन 2009 में, अगर आप एक तो आप देखेंगे 1980s और 90s का जो डीक्लासिफाइड CIA रिपोर्ट्स है, उसमें दिस कंसर्न बार बार कहा गया है. बार बार दिस इशू कम्स, व्हाट हैपेंस इफ. तो एज पर द न्यूयॉर्कर मैगजीन ऑफ 2009, यूएस के एक डेडिकेटेड यूनिट है विच इज ऑलवेज एट अ 4-hour नोटिस टू एक्चुअली गो देयर एंड टेक ओवर. ठीक है. एंड इसमें इट इज नॉट पॉसिबल, लेट मी से दिस, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू समथिंग unless they have a tacit understanding with the establishment in Pakistan as well, or at least section of the Pakistani establishment कि ऐसा होगा. बट इसके अंदर एक स्कैरी थिंग है. इफ यू रीड द एंटायर थिंग, इसके अंदर सीमोर हर्ष बोलता है कि भाई पाकिस्तानीज हैव एडमिटेड टू वन थिंग कि साहब हम सब कुछ दे देंगे बट वी विल नॉट गिव द टू दैट वी आर हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे. हो सकता है, आई एग्री. सो there is that factor also.
which is known कि ये छुपाने की I कोशिश agree. करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, all that they will do. Yes. So that issue is always there. लेकिन फिर अगर वो ऑप्शन ही एक्सप्लोर करता है, then it becomes an issue of point of no return. मुझे नहीं लगता even within Pakistani establishment they want a situation where it goes to a point of no return. क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो इंटरनल इम्प्लोशन हो रहा है ना, दे विल डू द नीडफुल देमसेल्व्स. इंडिया डजंट नीड टू डू एनीथिंग. उनका जो एक थ्रेशोल्ड है, आई थिंक इंडिया विल टारगेट दैट इटसेल्फ कि आप चल डिफाइन. दैट इज द, मुझे लगता है कि जितना ओपन सोर्स में आ रहा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. बाकी बट उसमें इफ यू गेट इन, एंड आई थिंक इट विल बी लाइक वट एवर द ऑपरेशन इज, आई हैव नो आइडिया. यू डिफाइन एंड यू कम आउट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड in governing you. But if you exercise that ballistic missile option, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? They know very well how much capacity India has, not just in terms of cruise missiles, but in terms of ballistic missiles as well. और मैं खास करके ballistic missile की बात कर रहा हूं. अगर उस तरफ से एक ballistic missile छोड़ा जाता है, उसका रिटेलिएशन किस लेवल पे हो सकता है, I think they know very well. So ये जितना भी वो डर दिखाए, वो दिखाएगा. That scare a certain amount is definitely there. लेकिन उससे आप कब तक बैठे रहोगे कि they will keep on killing and then they will keep on threatening कि मेरे पास ना ये है, अब देख लो. So somewhere you have to take that risk and go ahead. And मुझे लगता है these are been factored in. If you look at the approach of the Americans in the last 2 days, the statements by the director of national intelligence, the spokesperson of White House, Trump himself, they are okay. They are very cool. They are very relaxed. Have you seen that? They are very relaxed. That means there is a lot of things that have already worked out. If India does the needful. Back to you. Yeah, looks like that, it's very important. And मैंने इसके बारे में एक छोटा सा मैंने शो भी करा है, भी रिकॉर्ड आज मैं डालूंगा उसको, which is with Ambassador Kamal Sibal, and he shared the similar view. But last में I think we need to discuss one very important factor is that Pakistan एक ऐसी entity है, and if you remember 99 में जब इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, they had started arming their nukes and everything, and तभी बिल क्लिंटन ने बोला था बेटा तू पहले इधर आ जा before I hammer you to the horizon. So ये एक I don't think it's a threat, and I don't think it will be ignored this time. हाँ, you are absolutely right. और उसमें एक चीज है, देखिए, it is a known fact कि जिस लेवल की अमेरिका के पास और रशिया के पास सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, और मुझे लगता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंडिया के पास भी आज वो है, कि इफ यू स्टार्ट एक्टिवेटिंग द सिस्टम तो वो पता चल जाता है कि आप वहां पे मूवमेंट हो रहा है. एंड आई थिंक मतलब व्हेन इट कम्स टू दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, अगर इंडिया में भी वो मूवमेंट होता है तो अमेरिकन कम टू नो. ये तो इट इज अ नोन फैक्ट. सो आपने जो सही कहा कि 99 में जो मूवमेंट हो रहा था, हो सकता है यू कैन से दैट 25 years टेक्नोलॉजी हैव गॉन मेनी leaps and bounds, even more. So I think that is the moment when everyone else steps in. क्योंकि, और मैं नहीं कह रहा हूं कि उस assumption से इंडिया जा रहा है कि कोई आएगा मेरे को बचाने. No, it's not that. You don't need to save us, because if they explore that option, then I have a no holds barred approach. तो ये मत बोलना कि क्या हो रहा है. Then it's a different thing. इसी वजह से they'll come because they don't want to get it. They don't want this to get out of control. Even the Americans don't want. हाँ, they want Indians to do the needful, जो उनको लग रहा है यार कोई कर दे तो बेहतर है, मैं खुद नहीं करूंगा. So you are right. Movement जब होगा ये पता चल जाएगा, and then I'm sure everybody in UNSC knows what is to be done. Back to you. तो you are right. वो threat इस बार शायद काम नहीं कर रहा है. Yeah, that and as a matter of fact, आपने जो there's that thing na, nuclear umbrella which is there. I think that got busted in Kargil and that got busted in Balakot and all that again. So it's absolutely.
जो ब्लफ है, बेसिकली न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लफ जो है, hold out the bluff, but it's not a non-threat. It's something that we'll have to the planners. एग्जैक्टली सो इस डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. There is a threat, but they have crossed the limit so many times that in spite of this threat, you have to go ahead and you know how to deal with this threat. You know how to deal with this threat. It's not an existential crisis for us, but हमारे को एक statement भी देना पड़ेगा आगे जाके, because we can't keep on going through this nonsense. So whatever action is being has to be. आप बिल्कुल सही कर रहे हो. जी जी. All right. बताइए सर. All right. मैं एक स्टेटमेंट और लास्ट में विद योर परमिशन आदि, ये इसीलिए जरूरी है कि अगर आप पहलगाम में जो हुआ उसका अगर एक मेजर एग्जांपल सेट नहीं करते हो, तब तो वो बांग्लादेशी करेंगे कल, तब तो वो नॉर्म हो जाएगा, तब तो और होगा, सिर्फ कश्मीर में नहीं होगा, तब तो वो दूसरे हर जगह पे होगा. दैट इज व्हाई ये जो औरतों को छोड़ा है ना, दिस इज टेररिज्म. वो जाके बोलेंगे ये आतंक क्या होता है. To see somebody die behind you, beside you, your best near one, dear one. So somewhere there has to be a stop to this. Band karo. And that's why whatever necessary will be done. Back to you. That's true. Thank you so much, bhai, for that update. We need to keep a track. अभी बोलते हैं ना, time is getting even more critical. ठीक है, as the days pass by and और critical होता रहेगा. And एक चीज हमको दिख रही है, जिस तरह की preparation चल रही है, and that's being done in wide in the open. जो पहले प्रिपरेशन होती थी हमेशा क्वाइटली होती थी, इस बारी खुले में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाइड इन द ओपन. एक विथ योर परमिशन बिफोर बिकॉज़ इट वाज इन माइंड देन आई फॉरगॉट. रशिया यूक्रेन वॉर में एक फैक्टर है. यूक्रेन वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द वेस्ट, पैसा, मिसाइल, एवरीथिंग. तो रशिया बार बार उनका अटैक का मतलब ही होता है कि वो जो रिप्लेनिशमेंट होता है वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ना जाए. पाकिस्तान के पास अभी रिप्लेनिश करने के लिए ऑफिशियली एज ऑफ येट कोई नहीं आएगा. वेदर इट इज मिसाइल, वेदर इट इज फ्यूल, वेदर इट इज फंड, अभी नहीं आएगा. दैट इज वन थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. सो दीज आर नॉट टू सिमिलर वॉर. बैक टू यू. थैंक यू सो मच भाई. एंड सब ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग दिस चैनल. QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.